समस्त छात्र छात्राओं, आपका अपने जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वाक्य का भेद बताऊंगा और वाक्य के भेद का पार्ट 2 आज मैं लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। एक इसके पहले हमने आपको वीडियो दिया था वाक्य के भेद के, पहला पार्ट वो था। आज हम वाक्य के भेद का दूसरा पार्ट आप लोगों को देंगे। तो चलिए छात्रों, वाक्य के भेद का दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। हमने आपसे बताया था कि वाक्य की जब बात आई तो हमने आपको बताया कि वाक्य का 2 आधारों पर भेद किया गया है। तो एक भेद तो मैंने आपको बता दिया। आज दूसरे भेद को हमें बताना है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये वाक्य का दूसरा भेद है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। दृष्टि से वाक्य के भेद। छात्रों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का 8 भेद होता है। कितना? 8 भेद। तो आज हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेदों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और सभी छात्र ध्यान से सुने। देखिए, हमने आपको बताया था कि आप ये जानिए सबसे पहले कि जो भाषा हमारी होती है, भाषा का जब भी प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आप जानिए उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब वर्ण हो गई तो कई वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो यहाँ पर जब कई वर्ण हमने एक साथ मिला दिया तो शब्द बन गया। उसके बाद जब हम कई शब्दों को एक साथ मिला देते हैं तो वह वाक्य बन जाता है। इसके बाद जब हम कई वाक्यों को एक साथ मिला देते हैं तो वह वर्ण, शब्द, वाक्य के बाद कई वाक्य जब एक साथ मिल गए तो वो अनुच्छेद बन गए, या इसको हम पैराग्राफ भी कहते हैं। चाहे अनुच्छेद कहिए चाहे पैराग्राफ कहिए। उसके बाद जब हम कई पैरे को मिला देते हैं एक साथ तो वह एक अध्याय का रूप ले लेता है। तो छात्रों, अब आपने यहाँ देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और सबसे बड़ी इकाई के रूप में किसका अध्ययन किया जाता है? अध्याय का। और आपने देखा कि वाक्य कहाँ है? इसके बीच में है। तो इस तरीके से हम लोग वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको आप अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद की जब भी बात आती है तो आप कहेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो उसमें मैं आपको पहला वाक्य दिखाऊंगा जिसका नाम है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। छात्रों, अब आप देखिए कि विधानवाचक वाक्य है क्या। आपके एग्जाम में जो प्रश्न उठाता है उसमें ये कहता है 4 वाक्य लिख दिया ABCD, उसके बाद कहता है कि इसमें से विधानवाचक वाक्य छांटिए, या निषेधवाचक वाक्य छांटिए, या प्रश्नवाचक वाक्य छांटिए। तो जब आपको हर वाक्य के बारे में पता होगा तभी आप अलग कर पाएंगे, वरना अलग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप सीखिए पहले कि विधानवाचक वाक्य है क्या। अब विधानवाचक वाक्य की जब भी बात आती है तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने, यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है तो उसको हम कहते हैं कि ये विधानवाचक वाक्य है। फिर से एक बार समझें कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि आकाश में सूर्योदय हो रहा है। आकाश में सूर्योदय हो रहा है। छात्रों, अब आप देखिए हमने यहाँ लिखा कि आकाश में सूर्योदय हो रहा है। यहाँ क्रिया हो रही है,
हमने बताया कि जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिल जाए उसको हम कहेंगे ये विधानवाचक वाक्य। यहाँ क्रिया हो रही है, क्या क्रिया हो रही है? सूर्योदय के होने की क्रिया यहाँ हो रही है, तो इसको हमने कह दिया कि ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। या दूसरा उदाहरण हम कहें कि राम पढ़ रहा है। अब यहाँ भी आप लोग देखिए कि इस वाक्य में भी हमें क्रिया के होने की सूचना मिल रही है। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये वाक्य विधानवाचक वाक्य हो गया। या एक उदाहरण और ऐसे हमने लिख दिया कि मैंने दूध पिया। अब यहाँ भी आप देखिए कि क्रिया के होने की सूचना मिल रही है। क्रिया के क्या होने की सूचना मिल रही है? यहाँ दूध के पीने की सूचना हो रही है, तो इसलिए इन वाक्यों को हम कहेंगे ये विधानवाचक वाक्य हैं। कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरा भेद जिसका नाम है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, ये आप देखें, इसके बारे में समझते हैं। निषेधवाचक वाक्य, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा जानिए कि निषेधवाचक वाक्य है क्या, कैसे इसकी पहचान होगी। तो इसको पहचानने के लिए अब यानी ऐसा वाक्य जिसके द्वारा कार्य के न होने का भाव प्रकट हो तो उसको हम कहते हैं ये निषेधवाचक वाक्य है। यानी आप सबसे पहले इससे स्पष्ट हो जाए, निषेध, निषेध का मतलब होता है कि मनाही। निषेध का मतलब मनाही से है, यानी जिसमें कार्य के न होने की सूचना मिले तुरंत आप जानिए कि ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहें कि तुम मत लिखो। अब देखिए, तुम मत लिखो। अब यहाँ लिखने की मनाही की जा रही है, क्रिया के ना होने का ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने कह दिया कि ये कैसा है? निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण कि नदी के किनारे, नदी के किनारे मत जाओ, मत जाओ। अब यहाँ भी देखिए, जाने की बात नहीं की जा रही है बल्कि न जाने की बात की जा रही है, तो यानी यहाँ भी क्या हो गया? क्रिया के न होने की सूचना मिल रही है, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य हो गया। अगला हम ये कहें कि पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पानी के बिना कोई, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब यहां भी देख लीजिए, यानी पानी ऐसी चीज है, अब बिना उसके पिए कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि पानी सबको चाहिए। ऐसी कंडीशन में यहां भी निगेटिव की बात हो रही है, इसलिए ये तीनों वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद तीसरा भेद हम आपको बताते हैं जिसका नाम है आज्ञावाचक वाक्य। सभी छात्र ध्यानपूर्वक समझे कि आज्ञावाचक वाक्य की पहचान कैसे होगी। आज्ञावाचक वाक्य, अब आप लोग ध्यान से देखें, यानी ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, इतनी चीजें, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, आज्ञा हो गई, प्रार्थना, उपदेश इत्यादि का ज्ञान हो, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, तो उसको हम कहते हैं ये आज्ञावाचक वाक्य है। यानी किसी काम के लिए हम सूचना दें या किसी को हम कोई उपदेश दें या वाक्य में प्रेयर दिखाया गया हो, तो तुरंत आप जान जाइएगा कि ये आज्ञावाचक वाक्य है। उदाहरण के लिए हम कहें कि तुम खाओ। अब देख लीजिए, यहाँ हमने आज्ञा दिया तो क्रिया हुई खाने की कि तुम खाओ, तो इससे ज्ञान हमें क्या हो रहा है? आज्ञा का ज्ञान हो रहा है।
या ये हम कहें कि उपदेश। दूसरा है सदा सच बोलो। अब यहां आप लोग देखें, ये क्या है? उपदेश दिया जा रहा है। कैसा उपदेश दिया जा रहा है? सच बोलने का उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञावाचक वाक्य हुआ। या तीसरा देखिए, बाजार जाकर फल ले आओ, फल ले आओ। अब यहां आप समझें कि बाजार जाने की बात कही जा रही है और वहां से ये कहा जा रहा है कि बाजार जाकर के क्या करना है? फल ले आना है। तो ऐसी कंडीशन में यहां भी हमने क्या किया है? आज्ञा दिया है। या ये ऐसे दे देता है, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं। चौथा देखिए, कंपटीशन में आया था, यही लिखा था, बड़ों का सम्मान करो। अब आप समझें कि यहाँ बड़ों के सम्मान करने की बात कही जा रही है, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके से उपदेश दिया गया। तो इस तरीके से आप जाने कि ये कैसा कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य हुआ। उसके बाद आगे हम चलते हैं चौथे भेद की तरफ, जिसका नाम है इच्छावाचक वाक्य। यानी वाक्य का चौथा भेद आप लोगों को अब हम दिखाते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इसको आप देखें कैसे इसको आप छांटेंगे। इच्छावाचक वाक्य समझे। पहले इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा क्या होगी, सभी छात्र ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना, तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, इच्छा, आशीष और शुभ कामना। शुभ कामना का ज्ञान हो। कामना मीन्स छात्रों, कामना का मतलब होता है, आप सभी लोग जानिए, इच्छा। कामना मीन्स इच्छा, यानी इच्छा का पर्यायवाची क्या हो गया? कामना। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभ कामना का ज्ञान हो तो उसको हम कहते हैं ये इच्छावाचक वाक्य है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि सभी सुखी एवं संपन्न हों, सभी सुखी एवं संपन्न हों। छात्रों, संपन्न, सभी सुखी एवं संपन्न हों। छात्रों ये देखिए, ये क्या है? यहाँ ये आपके लिए शुभकामना व्यक्त की जा रही है कि सभी क्या हों? सुखी भी हों और संपन्न हों। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। या हम ये कहें, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ भी देखिए किसकी बात की जा रही है? कल्याण की बात की जा रही है। ऐसी क्या व्यक्त की जा रही है? इच्छा व्यक्त की जा रही है। इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये इच्छावाचक वाक्य है। या कभी कभी आप देखते हैं कि वाक्य में इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हम कहें, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। देखिए, फल खाऊंगा। अब यहाँ भी जो वाक्य में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इच्छा व्यक्त हो रही है। किस चीज़ की? केवल फल खाने की इच्छा व्यक्त हो रही है। इसलिए छात्रों इसको हम कहेंगे ये इच्छावाचक वाक्य है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके से जहाँ भी आपको दिखे तुरंत आप जानिए क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसका अगला भेद है जिसका नाम है पांचवा भेद, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। छात्रों अब आप इसको समझिए। पहले जानिए संदेह है क्या चीज। संदेह का मतलब होता है शंका। शंका, जैसे शंका हो गई किसी चीज की, तो वहां क्या है कि ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये चीज क्या है? शंका है। कहने का मतलब कि क्लियर नहीं है। अब आप देखिए ऐसा वाक्य जिससे संदेह या संभावना
यानी संदेह का मतलब शंका, संभावना, संदेह या संभावना व्यक्त होती है तो उसको हम कहते हैं ये संदेहवाचक वाक्य है। उदाहरण के लिए जैसे छात्रों आज देखिए कि मौसम भी ऐसा दिख रहा है संजोग से, हम ये कहें कि शायद आज वर्षा हो। अब ये देखिए आपका सामयिक उदाहरण है। इस वाक्य से हमें जानकारी ये मिल रही है कि शायद आज वर्षा हो। अब यहाँ वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्लियर नहीं है, शंका है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये संदेहवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण कि कहीं वही तो चोर नहीं है, कहीं वही तो चोर नहीं है। अब देखिए यहां भी शंका व्यक्त हो रही है कि वो चोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां भी दोनों बातें लागू हो रही हैं, हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। या अगला उदाहरण आप देखिए, राम शायद ही पैसे दे, राम शायद ही पैसे दे। देखिए अब यहां पैसा राम दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों बातें उसके ऊपर लागू हो रही हैं, तो इसलिए क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य हो गया। कहीं वही चोर नहीं है, कहीं वही तो, यहां आप छात्रों बढ़ा लीजिएगा, कहीं वही तो चोर नहीं है। अब आपका ये तीनों वाक्य कैसा दिख रहा है, संदेहवाचक वाक्य दिख रहा है। तो जहां भी आपको शंका व्यक्त हो, संभावना, तुरंत उसको आप कहेंगे संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं छठे भेद की तरफ, जिसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला आप लोग देखें प्रश्नवाचक वाक्य, इसके बारे में सभी छात्र सुने भी होंगे और जानते भी होंगे प्रश्न के बारे में, यानी ये है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, छठा भेद प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए क्या है, पहले तो आप जानिए ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहने का मतलब कि जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछने का ज्ञान होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी पुनः एक बार समझें कि जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा रहेगा। अब आपको हम उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे पेड़ किसने काटा। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, पेड़ किसने काटा। तो अब आप ध्यान पूर्वक देखें, इसके अंत में क्या आया, प्रश्नवाचक चिन्ह आया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा आप देखिए कि वह काम पर कब आएगा। यहां भी प्रश्न पूछा जा रहा है, वह काम पर कब आएगा। तो छात्रों समझिए कि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का ज्ञान हो, यहां पर काम पर आने की बात चल रही है, तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। या हम ये कहें कि आपको किसका डर है, तो यहां ध्यान दें, किसका डर है। तो देखिए यहां भी किसी न किसी का डर है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है। और तीनों वाक्यों के अंत में जब आप देखेंगे तो तीनों वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य आया हुआ है। छात्रों एक चीज और आप जानिए कि पूर्ण विराम का
अपवाद विराम ये माना जाता है। कौन? प्रश्नवाचक। बड़ी अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य हमारा पूरा होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अब यहाँ हमारा वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम न आकर के कौन सा विराम आ गया? प्रश्नवाचक विराम आ गया। तो प्रश्नवाचक विराम को हम पूर्ण विराम का अपवाद विराम कह लेते हैं। उसके बाद आप आगे चलें, 7वां भेद आपको दिखाते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। 7वां भेद है विस्मय वाचक वाक्य। ये देखिए विस्मयवाचक वाक्य क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आपने देखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, उसी प्रकार से जो विस्मयवाचक वाक्य होगा तो वहाँ पर भी ये विस्मय सूचक चिन्ह आपको मिलेगा। यानी कहाँ पर ये होगा? विस्मयवाचक वाक्य परिभाषा आप जानिए पहले। यानी जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध, इतनी चीजें हैं। आश्चर्य है छात्रों, घृणा, क्रोध, शोक। आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक इत्यादि का ज्ञान हो। क्या क्या? आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक इत्यादि का ज्ञान होता है तो उसको हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वाह ताजमहल कितना सुंदर है। वाह ताजमहल कितना सुंदर है। ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। वाह ताजमहल कितना सुंदर है। अब देखिए यहाँ किससे आश्चर्य हमें हो रहा है? वाह से। तो वाह के बाद हमने क्या लगा दिया? ये विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ हमने लगा दिया। यही हम चाहें तो विस्मयवाचक वाक्य यहाँ अंत में भी लगा सकते हैं। तो जब हम अंत में अगर लगा देंगे तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं आएगा। अब किससे हमें सूचना मिल रही है आश्चर्य की? वाह से। तो वाह के बाद हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। या अगला उदाहरण देखिए। अगला हम ये दिखाते हैं, आहा कैसा सुहावना मौसम है। आहा कैसा सुहावना मौसम है। छात्रों ध्यान से देखें, सुहावना मौसम है। अब आप समझें कि यहाँ भी देखिए हमें आश्चर्य किससे हो रहा है? आहा से। आहा, तो हमने यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। छात्रों अगर हम ध्यान से देखिए, यही विस्मय सूचक वाक्य का जो हम प्रयोग यहाँ किए हैं, यहाँ ना करके यहाँ लास्ट में अगर हम करते तो स्थिति ये हो जाती, यहाँ अल्प विराम आ जाता ये, और यहाँ तब क्या आ जाता? विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाता। हम जिससे सूचित करते हैं क्या? आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध, वहाँ भी लगा सकते हैं और अंत में भी लगा सकते हैं। दोनों स्थितियाँ होती हैं। तीसरा उदाहरण आप देखिए, वाह क्या परिणाम दिखाया है। वाह क्या परिणाम दिखाया है। समझिए ध्यान से, यहाँ भी क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। दिखाया है तो यहाँ हमें किससे हो रहा है? वाह से। वाह के बाद हमने क्या कर दिया? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इस तरीके से ये वाक्य हमारा विस्मयवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले वीडियो के वो अगले वाक्य की तरफ, जिसका नाम है संकेतवाचक वाक्य। छात्रों लास्ट भेद पढ़ा जाएगा, यानी 8वां संकेतवाचक वाक्य। ध्यान से देखिए, समझिए। संकेतवाचक वाक्य 8वां ये हो गया आपका संकेतवाचक
वाक्य। छात्रों ध्यान से आप देखिए, समझ लीजिए, और आठों भेद जब आपके समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रश्न बनेगा आप वहां से आराम से निकाल के अलग कर लेंगे। संकेतवाचक वाक्य की पहले आप परिभाषा जानिए, यानी ये संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है, यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो तुरंत आप जानिए ये क्या है, संकेतवाचक बनेगा। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वो क्या है, संकेतवाचक वाक्य। छात्रों जैसे आप पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगी छात्रों आप ये जानिए कि जैसे आपके माता पिता आपको पढ़ाएंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। अब माता पिता अगर आपको नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं आप पढ़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, एक क्रिया का होना आपका पढ़ना वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रहा है। तो अब आप समझिए कि ये क्या है, संकेतवाचक, यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहें तो मैं जाऊं, देखिए, आप कहें तो मैं जाऊं, मैं जाऊं। अब यहां आप ध्यान से समझिए, मेरा जाना आपके कहने पर निर्भर है। इस स्थिति में क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया। दूसरा देखिए आप, यानी मेरा जाना आपके कहने पर निर्भर है, तो ये क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो गया। अगला उदाहरण, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब आप देखिए यहां ध्यान से कि यहां वर्षा होने पर डिपेंड क्या है, फसल का अच्छी होना, यानी जब वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी वर्षा होगी और इधर क्या है, फसल अच्छी होगी, तो निर्भर है, इसलिए आप इसको कहेंगे क्या, संकेतवाचक वाक्य है। अगला, यदि तुम आगरा चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम आगरा चलो तो आगरा चलो तो मैं भी चलूं। आप देखिए यहां आप आगरा चलेंगे तो मैं भी चलूंगा, यानी मेरा चलना आपके चलने पर क्या है, निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों वाक्य संकेतवाचक वाक्य हो गए। तो छात्रों जहां भी आपका ये प्रश्न उठता है, अगर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद, आपका आंसर होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वाक्य का 3 भेद आपको बताया था। अब वाक्य का भेद इस वीडियो के माध्यम से पूरा हो गया, और आगे फिर मैं अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप ये वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे, और आपको कोई समस्या होगी तो कोचिंग संस्थान से आप संपर्क कर लेंगे। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये हमने 8 भेद बताए हैं आप ध्यानपूर्वक समझ लिए होंगे। नहीं तो पुनः एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा और आपकी समझ में आ जाएगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ इतना हमने आपको स्पष्ट कर दिया। शेष अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेके मिलेंगे। धन्यवाद छात्रों।